स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। केंद्रीय बजट 2024-25 पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ। और हमारे केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस बजट को पेश किया गया, तो उसमें से हम लोग देखेंगे परीक्षा उपयोगी कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग जानना आवश्यक है। पहला चीज हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह आता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, तो कभी क्वेश्चन पूछेगा बजट जो पेश किया जाता है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी वर्ष का केंद्रीय बजट, जिस वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पेश कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है इससे पहले कि अगर पूछा जाए तो वह इस मामले में मोरारजी देसाई के पीछे छोड़ दी, जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किया था। और इन्होंने लगातार, याद रखेंगे लगातार की बात हो रही है, लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज को और हमको यहाँ पर देखना है। तो वित्त मंत्री सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को दिन मंगलवार माने बीता हुआ कल को लोकसभा में बजट पेश किया। 2,65,808 करोड़ ग्रामीण अवसंरचना व ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया। 1,51,851 करोड़ रुपए कृषि के लिए आवंटित किया, बहुत इंपॉर्टेंट। 1,25,638 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा के लिए आवंटित किया। 1,21,940 लाख करोड़ का बजट उन्होंने रक्षा बजट पेश किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसको आंकड़े आपको दिमाग में रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शंस की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी, 75,000 रुपए कर दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया गया। माता पिता कर सकेंगे पैसा जमा, 18 साल के होने पर रेगुलर एनपीसी अकाउंट में हो जाएगा यह तब्दील। तो एक क्वेश्चन जो बच्चों के लिए आया है, एनपीएस वात्सल्य योजना। बिहार को हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट यहां पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बिहार और हमारा आंध्र प्रदेश है, इन दोनों को जैसा हम जानते थे इस बजट फायदा होगा, तो इस बजट में इन दोनों राज्यों को फायदा हुआ, क्योंकि ये सहयोगी राज्य है भाजपा के, और इस हिसाब पर इन दोनों को भी महत्व प्रदान किया गया। हम देखते हैं अच्छा खासा पैसा इनको जा रहा है। जैसे बिहार को हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया, वहीं पर बाढ़ आपदा के लिए बिहार को 11,500 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश, ये भी क्वेश्चन बनेगा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। माने यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के लिए जो दिया गया है, तो नया राज्य बना, 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कैंसर उपचार की 3 दवा को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। सरकार घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। मैंने अब शिक्षा में अगर जिसका गरीब व्यक्ति है और वो उधारी लेकर शिक्षा देना चाहते हैं, तो स्टूडेंटों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस बार गवर्नमेंट जो है युवाओं के लिए भी कुछ करने की कोशिश की है। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए क्वेश्चन बनेगा कितने लाख, तो 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। सोना और चांदी की सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी घटकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंजल टैक्स क्या है, तो एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया। एंजल टैक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी, तो शेयर के अतिरिक्त कीमत को इनकम माना जाता है और इस इनकम पर टैक्स लगता है, इसे एंजल टैक्स कहा जाता है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट की दर 40 से घटाकर 35 करने का प्रस्ताव हुआ है। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। एक क्वेश्चन बन सकता है, अपील जो है लंबित आयकर विवाद से संबंधित विवाद से में विश्वास करके योजना आई है। राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान
अगले साल 4.5% कम करने का अनुमान है। मैंने अभी जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है और अगले साल 4.5% कम रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ होने का अनुमान है। मैंने शुद्ध जो कर से जो हमको मिलेगा वो 25.83 लाख करोड़ का अनुमान है और राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पाद का माने जीडीपी का 4.9% होने का अनुमान है। ये दोनों भी हमको दिमाग में रहना चाहिए। वैसे बजट अनुमान 2024-25 एक नज़र में तो उधार के अलावा कुल प्राप्तियां जो हो रही 32.07 लाख करोड़ रुपए, उधार के अलावा कुल प्राप्ति 32.07 लाख करोड़ की होने वाली है। कुल खर्च ज्यादा है 48.2 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़ का कुल खर्च होने वाला है। शुद्ध प्राप्ति केवल टैक्स से 25.83 लाख करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा बताया जा चुका 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जैसे टैक्स पर जो क्वेश्चन बन सकता है कि इनकम टैक्स बजट 2024 सालाना 3 लाख रुपए से कम कमाई पर नहीं देना होगा। ये पहले भी था, अभी भी है कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इनकम टैक्स स्लैब चेंज का ऐलान किया। इसके तहत अगर आपकी कमाई सालाना 3 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। यहां आप न्यू टैक्स रिजिम के तहत टैक्स नए टैक्स स्लैब में देख सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा नई टैक्स व्यवस्था में अगर देख लूं पुराना और नई को तुलना करें तो ये पुरानी थी। पहले भी 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं था, आज भी 3 लाख पर कोई टैक्स। अगर 3 लाख आपकी आमदनी तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख के बीच अगर आमदनी पहले 5% लगता था, अब बढ़ा दिया गया, 3 से उसको 7 लाख कर दिया गया। 3 से 7 लाख की आमदनी तो 5%, 7 से 10 लाख तक की आमदनी तो 10%, 10 से 12 लाख तक की आमदनी तो 15%, 12 से 15 लाख तक की आमदनी तो 20% और 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ये बढ़ोतरी जो हुई है केवल इसमें 0 से 3 लाख तक पहले जैसा है। जो 3 से 6 लाख था, 6 से 9 था, 6 से 12 था, 12 से 15 था, उसी को बदला गया है। यहां पर 3 से 6 की जगह 3 से 7 कर दिया गया, 6 से 9 की जगह 7 से 10 कर दिया गया और 10 से फिर 10 से 12, 9 से 12 था तो 10 से 12 किया गया, 12 से 15, 10 के 10, इन दोनों में बदलाव किया गया। मैंने 3 से 7 लाख में 5%, पहले 3 से 6 लाख में 5% था और 6 से 9 लाख में 10% था, अब 7 से 10 लाख में 10% है। इस प्रकार का इसमें बदलाव है जिसमें परीक्षा से क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कि कमाई का खर्च का गणित देखिए कि भाई कहाँ से रुपए आता है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो यार हम लोग जो उधारी लेते हैं विश्व बैंक से वहाँ से तो 27% वहाँ से मिल रहा था। 17% कॉरपोरेशन कर मिलता है, 19% आयकर मिलता है और 4% सीमा शुल्क से पैसा आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 0.5% आता है। जीएसटी से 18% हमको प्राप्त होता है और 9% के आसपास कर विभिन्न प्राप्तियों से प्राप्त होता है और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से 1% प्राप्त होता है। अगर इसी प्रकार हम लोग देखें भाई जाता कहाँ है तो ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई हमारा सबसे ज़्यादा खर्च किस में होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा खर्च तो वैसे तो कर और शुल्क में राज्यों को भुगतान को चला जाता है जो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है ब्याज भुगतान में चला जाता है। ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कि जिस प्रकार हम लोग पैसा लेते हैं तो पैसा दूसरे से लेते हैं तो देना तो आपको करना पड़ेगा, रिटर्न तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ब्याज भुगतान में आपको सबसे ज़्यादा खर्च होता है 19। इसके बाद अगर देखा जाए तो 16% केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में चला जाता है। 21% करों का शुल्क में राज्यों का भाग होता है जिसको देना पड़ता है और इसके अलावा 0.8% रक्षा में जाता है। सब्सिडी में 6% चला जाता है। 9% वित्त आयोग का अन्य अंतरण चला जाता है। 4% पेंशन में चला जाता है। अन्य व्यय 9% है। इस प्रकार रुपए जिस प्रकार आया उस प्रकार। तो ये थोड़ा सा बजट का यहाँ पर प्रावधान मैंने दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।